जुड़ चुके हैं इस बातचीत में। मीनवाइल अगर आप एक बार निफ्टी को थोड़ा सा देखें, निफ्टी वही 865 23,867 की रेंज में स्टेबल है। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक इंडियन मार्केट्स में एक रेजिलियंस है आज भी, अगर आप देखें वो रेजिलियंस, वो ठहराव, वो बाय ऑन डिप्स का ट्रेड जो है बखूबी काम कर रहा है। देवेंद्र जी कैसे देख रहे हैं? मैंने आज सुबह 500 अंकों का गैप डाउन था, हमने रिएक्शन दिया इस बात पे कि वो टॉक्स सक्सीड नहीं हो पाई, क्रूड को लेकर वरीज एक बार फिर से बढ़ती हुई, और सबका ध्यान अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अगर आप देखें अटक गया है कि कहीं यहाँ की जो टेंशन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रूड को फाइनली अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में डाल दें। बाजार के सुबह कंसर्न्स थे, लेकिन उन सब कंसर्न्स के ऊपर मैं तो मानता हूं कि प्राइस का बिहेवियर सबसे महत्वपूर्ण है, वो बड़ा अच्छा अब तक है। देवेंद्र जी आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून। वेल आई गेस आई थिंक क्रूड और करेंसी, ये दो चीज के ऊपर मार्केट का ज्यादातर फोकस है। क्रूड के माध्यम से देखें तो if the supply is not getting disrupted as far as the crude and crude derivatives are concerned, जहाँ तक मार्केट आई थिंक इज वेरी कंफर्टेबल। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट ने जो एक्साइज के दाम के अंदर जो बदलाव किया है, they have basically ensured that the petroleum product prices are not going up in hurry. And at the same time, windfall tax on export of refining products, I think they are basically making sure that whatever the loss that the government books में आता है because of the non-collection of excise duty, वो partly recover कर ले हैं export के ऊपर जो windfall tax डालने के साथ में। तो काफी हद तक बैलेंसिंग एक्ट मार्केट उसको मान रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक बिलीव्स के जहां तक $110 के ऊपर ब्रेंट क्रूड सक्सेसफुली ट्रेड नहीं होता है, तब तक इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कोई मेजर बदलाव नहीं आएंगे फ्रॉम इन्फ्लेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्रूड का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव मार्केट देख रहा है कि इवेंचुअली ये बढ़ते दाम के अंदर भी इंडियन इकोनॉमी इज क्वाइट रेजिलिएंट। और दूसरी तरफ करेंसी का जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, उसके अंदर आरबीआई के जो इंटरवेंशन हुए हैं, उसके साथ में एक चीज मालूम पड़ती है कि करेंसी जो गिरी थी वो शायद पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की ज्यादातर सेलिंग के कारण ही गिरी थी, ना कि ट्रेड के डेफिसिट के कारण। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर पोर्टफोलियो ट्रेडर्स जो फॉरेन ट्रेडर्स है, उनके ऊपर एक तरीके से कोई रेगुलेशन सेट होता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि करेंसी भी सुधर जाएगी। तो क्रूड और करेंसी दोनों समझ जाते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ मार्केट के लिए एक डायरेक्शन क्लियर बन जाएगा। मार्केट विल नॉट गो डाउन इन हरी। एट द सेम टाइम जो 32,000 करोड़ का गए महीने भी हमने एसआईपी का इन्फ्लो देखा म्यूचुअल फंड के अंदर, वो एक दूसरा भी सजेस्ट करता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट के अंदर फंड्स रोकना चाहता है ये समय के अंदर, अनसर्टन टाइम्स के अंदर। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि रिटेल इन्वेस्टर ड्यूरिंग द अनसर्टन टाइम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ तीनों तीन चीज को जुड़ा के देखें तो मार्केट को ज्यादातर घटने का कोई ऐसा मूड नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द कॉन्ट्री कोई भी पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो मार्केट यहाँ से संभल जाएगा एंड एट द सेम टाइम वो फर्दर अप। सो ये न्यूज रख के इन्वेस्टर चल रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बैलेंस ग्रुप बनते जा रहा है। अच्छा देवेंद्र जी, हमने बात की, डायरेक्टर साहब एक बार रुपी रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। क्रूड पे बात हो गई, रुपी पे बात हो गई, और आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद हमने लगातार एक रिकवरी देखी है, लगभग ₹2.5 रिकवर भी हुआ था रुपया। राइट नाउ इट्स 93.34। आईटी का जिस नोट पर शुरुआत हुआ है, टीसीएस के नंबर्स को आपने देखा, आप टीसीएस के ब्रश से ही इस पूरे आईटी के अर्निंग सीजन को पेंट करना चाहेंगे, या फिर टीसीएस इज वन ऑफ, वी आर एक्सपेक्टिंग सम बेटर नंबर्स फ्रॉम मिड कैप आईटी? मैं सर्टनली आई थिंक एक इंडिकेशन बहुत पावरफुल मिला है कि ऑर्डर इनफ्लो कम नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम एआई के माध्यम से देखें तो कंपनी ज्यादातर अपने कस्टमर को एडवांटेज पास ऑन कर रही है बिकॉज एआई स्टार्टेड बिकमिंग इनेबलर। कोडिंग लिमिटेड समय के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है। कंसल्टिंग वर्क का जो दायरा है वो भी आई थिंक बहुत इजी तरीके से एआई के माध्यम से अच्छी तरह से हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की, वो बढ़ती जा रही है बिकॉज एआई इज डिलीवरिंग रिजल्ट फास्टर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से अनसर्टेन टाइम्स के अंदर टीसीएस ने कमेंट्री दी है, ये आई थिंक काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अगले समय के अंदर अच्छे तरह से आई थिंक नए ऑर्डर इंटेक्स ऑर्डर इनफ्लो आने स्टार्ट हो जाएंगे। और मे बी आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर मेनी अदर कंपनीज जो इंडियन स्पेस के अंदर है।
So earlier fear of analysts was that I think most of the Indian IT companies will have to rewrite their business model. मैं ऐसा समझता हूँ certainly they will rewrite their business model from collecting the revenue on time and effort basis to the outcome basis. और अगर outcome basis के ऊपर जो revenue model संभल जाता है बन जाता है तो शायद I think that would be I think the best time coming for the most of the Indian IT companies. Keep the fingers crossed at this point of time. मैं ऐसा समझता हूँ कि overall environment सुधर सकता है आईटी कंपनीज के लिए एंड सम ऑफ द मिड टियर आईटी कंपनीज जो एम्बेडेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑलरेडी आउटकम बेस्ड है तो उनके लिए आई थिंक दायरा काफी अच्छा होना चाहिए ऐसा मान के चलते हैं। ओके, ये आईटी स्पेस पर सर आपकी राय होगी। देवन जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, कोई और स्पेसेस पे बात करेंगे सर। और सबसे बड़ी खबर आज ईवी स्टॉक्स ईवी पॉलिसी आई जो वीकेंड पे, और उसके बाद हमने रिएक्शन देखा ईवी स्टॉक्स के ऊपर। तो सर सवाल मेरा ये कि क्या नेक्स्ट बड़ा थीम अब ईवी थीम होता जा रहा है, और हाँ तो कौन से स्टॉक्स लगते हैं आपको इन स्पेसेस में जहाँ पर दमखम नजर आ सकता है? हाँ श्रेया, गुड आफ्टरनून। सो सर्टनली ईवी स्पेस के अंदर आई थिंक बदलाव बहुत जल्दी से आ रहा है। जैसे हमने देखा था कि कोविड के बाद के समय के अंदर various Indian industries started picking up, and one of them definitely was the pharmaceutical healthcare segment जो था उसके अंदर। ईवी के माध्यम से देखें तो आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि ये शायद करंट जो क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल रिलेटेड के दाम जो है उनकी जो क्राइसिस बनते जा रही है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू प्ले एज ए कैटलिस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ईवी कंपनीज फॉर ग्रोथ। जो पिछले साल के अंदर ईवी कंपनीज के नंबर्स थोड़े सर्कमस्पेक्ट रहे थे, ये साल के अंदर आई थिंक ये नंबर्स मेरे ख्याल से काफी हद तक सुधर के आएंगे। द न्यू डिमांड फ्रॉम कस्टमर इज कमिंग इनटू द ईवी व्हीकल स्पेस। तो एडॉप्शन जो हम मान के चलते थे करीबन 2028-2030 के बीच में बनेगा, उसकी जगह पे आज की तारीख में एडॉप्शन बन रहा है 2026-2027 में। सो एटलीस्ट 2 साल एडवांस हो चुका है। So we remain distinctly positive about some of the companies who have got the better abilities to deliver the product, like in two-wheeler, Bajaj Auto kind of company, or even for that matter, even TVS. I think they are probably one of the strongest companies की जो अच्छी तरह से deliver कर सकते हैं। Even the largest company like Maruti has also started adapting to the EV platforms. Mahindra is definitely I think a proven case now. Tata is also I think basically moving with a very good track record now. So मैं ऐसा समझता हूँ कि seriously these companies are basically going to grow at a higher levels, and EV will definitely play a catalyst role in this kind of a situation. राइट सर। अच्छा, ईवी थीम के अलावा जो दूसरी थीम आज के सेशन में चली है दैट इज़ पावर स्टॉक्स है, पूरी पावर थीम। तो क्या आपको लगता है कि पावर थीम ये अब ट्रेंड में रहने वाला है और यहाँ पर भी कमाई के मौके अच्छे खासे मिलेंगे? 10 साल का दायरा पकड़ के चलते हैं पावर सेक्टर के अंदर, एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आई थिंक शुरुआत है, क्योंकि एक तरफ पावर जनरेटिंग कंपनीज है, दूसरी तरफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, और तीसरी तरफ देखें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच आर बेसिकली सपोर्टिंग दिस एंटायर सेक्टर दैट इज द यूटिलिटी प्रोवाइडर्स, उनकी तरफ ध्यान दे तो आई थिंक दे आर ऑल थ्री ऑफ देम आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रोथ के साथ में जुड़ा रहेगा। अगर इकोनॉमी 10% कैसे ग्रो हो रही है तो आई थिंक दिस सेक्टर द एनर्जी यूटिलिटी सेक्टर जिसकी हम बात करते हैं, they would probably I think grow I think in the vicinity of around 15%, and so would be the situation with transmission and distribution companies कि जहाँ पे capital intensive business है, but फिर भी जब रेवेन्यू बननी शुरू होती है तो आई थिंक दे रिकवर वेरी फास्ट बिकॉज देयर मार्जिन्स आर ऑलमोस्ट 95%। सो हम समझते हैं कि पावर ग्रिड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, such kind of companies are definitely very commendable position. At the same time, utility business के अंदर भी देखें तो many of the energy companies starting from ABB, Siemens, GE, T&D are among the I think the stronger players in the industry. दाम थोड़े शायद कॉस्टली हो सकते हैं वैल्यूएशन के तरीके से देखें तो, बट ओवरऑल आई थिंक द ग्रोथ प्रोग्राम मैंने जैसे बताया 10 साल के लिए चक्कर करके चलते हैं तो SIP way of investing into some of these companies would be I think more meaningful going forward. देवेंद्र से थोड़ा सा क्लब कर रहा हूँ, बट अभी एक दो थीम यानी होटल्स, देन यू हैव हॉस्पिटल्स, इनमें से क्या ऐड कर रखा है आप लोगों ने या फिर क्लाइंट्स को जिसमें कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया वो आपने?
Both. I think the hospital business is definitely growing well in the healthcare segment. So certainly the newer companies are also coming into the market, and at the same time, new bed capacity is also happening at the same time. So there is one area of focus over there. Though we don't have immediate recommendations to make in this particular area because of the fully priced some of the stocks they are at this point of time in the market. Within the hospitality sector, which is hotel sector, definitely I think the companies are relatively much better positioned. और हम समझते हैं कि ओवरऑल एनवायरनमेंट उनके लिए बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ आई थिंक द डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड इज इंक्लूडिंग domestic traveling is including, temple tourism is improving. So all of these areas are basically driving some of the hotel businesses, and very systematically they are driving. So selectively we are bullish about the space, and it's a larger focus on ITC hotels as well as Indian hotels. ओके आईटीज होटल्स और इंडियन होटल्स पे आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू है। एक दो थीम और लेके आता हूँ जरा प्लीज़। कोचिन शिपयार्ड जब से डेरिवेटिव्स में आया था एक लीड ली थी इसने पूरे डिफेंस स्पेस में, और हालांकि बीएल ऑल टाइम फेवरेट है इस स्पेस का अभी भी अगर आप देखें अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। देवेंद्र जी एक सिंगल स्टॉक अगर आपको पिक करना हो डिफेंस में वो क्या रहेगा इस वक्त? सर डाउनसाइड एचएएल के अंदर काफी हद तक आई है, एंड आई थिंक एचएएल प्रोबेबली लुक्स नाउ मोर कंफर्टेबल देन देयर प्रीवियस हाई, बिकॉज प्रीवियस हाई के अंदर एचएएल के अंदर वैल्यूएशंस काफी हद तक कंसर्न थे. We believe that I think currently these concerns are slightly less comparatively, though the valuation will be slightly expensive at this point of time. But हम समझते हैं कि if one wants to buy this particular space for 3 to 5 years, then slowly and gradually accumulation is expected. ऐसा हमारा मानना है, because overall environment remains absolutely, I think, comfortable from the perspective of seeing the higher growth in this space. Similarly, I think the likes of BEL, I think, is also equally interestingly positioned, and BEL, I think, through their defense division, I think, is doing very well. So, in my viewpoint, I think some of these companies, though little expensive, market correction के साथ में buy कर सकते हैं. I think that would be a better approach, I suppose. ओके देवेंद्र जी, आपका वाइट गुड स्टॉक्स को लेकर कन्विक्शन बन रहा है क्या? वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवल जैसे काउंटर्स में आज हम तेजी देख रहे हैं आज के सेशन में, क्या यहाँ से आगे चलकर और अप मूव दिखाएगा, और अगर हाँ तो कौन कौन से स्टॉक्स इस स्पेस से आपको अच्छे लगते हैं? The best time to buy white good would be somewhere in July to September quarter. April to June quarter is historically seen as a favorable quarter for the white goods companies in particular. डिमांड सिनेरियो के अंदर कोई डाउट नहीं है हमारे माइंड के अंदर, बिकॉज ओवरऑल द कंज्यूमर इज कंफर्टेबल स्पेंडिंग इनटू एफएमईजी कंपनीज एज वेल because of the larger amount of disposable income under the lower tax regime, both direct as well as indirect. तो ऐसा समझता हूँ कि the companies which are basically looking stronger, they continue to remain in a stronger wicket as well. At the same time, many companies are fully pricing in current level of growth. So hurry should not be there in buying this stock. जल्दीबाजी करने का कोई मीनिंग नहीं. But market के अंदर corrective downside आती है तो again I think at lower levels keep accumulating this stock on a SIP basis. ओके SIP बेसिस पर आप इन स्टॉक्स को ले सकते हैं. बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, स्पेसेस और मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए, एंड हैप्पी ट्यूसडे सर, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट क्लोज है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. चलिए